नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और हिंदी व्याकरण की कक्षाएं अपनी प्रारंभ हो चुकी थी बहुत पूर्व में, और अपन जो प्रकरण पढ़ रहे थे वो था संधि। संधि की बात करें तो संधि के अपन 3 भेद जाने थे, जिसमें से पहला भेद था स्वर संधि, और दूसरा जो भेद था वो था व्यंजन संधि। इन दोनों संधियों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। और जो तीसरा जो भेद था इसका वो था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत भी अपन कुछ नियम पढ़ चुके थे और नियमों के आधार पर ही हम इसका अध्ययन कर रहे थे। बात करें स्वर संधि के उपभेदों की तो इसके 5 उपभेद थे, जिसके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन कर चुके हैं। और बात करें व्यंजन संधि के भेदों की तो व्यंजन संधि में निश्चित कोई भेद नहीं होता है। इसमें कुछ नियम होते हैं जिनकी जानकारी या जिसका अध्ययन अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार उनका नामकरण करके करता है, जिसका अपन एक एक करके अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद था अपना विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की एक कक्षा पहले पूर्व में हो चुकी है और इसके अपन ने 2 नियम पढ़ चुके थे। और आगे का प्रारंभ करते हैं तीसरे नियम के साथ। तो बात करते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम की। विसर्ग संधि ये संधि का तीसरा भेद था और लास्ट भेद है। इसमें जो पहला नियम था वो था कि किसी भी स्वर वर्ण के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उस विसर्ग का किससे मेल हो, किसी भी या तो व्यंजन वर्ण से हो या फिर स्वर वर्ण से हो, या तो हो स्वर वर्ण से या फिर हो व्यंजन वर्णों से। अपन ये भी जान चुके थे कि स्वर वर्ण कितने थे, 11 स्वर वर्ण थे। और व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्ण थे 33। इस प्रकार इन टोटल जो 44 वर्ण हैं, इन 44 वर्णों का मेल किसके साथ हो, विसर्ग के साथ हो। और इसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ये अपन जान रहे थे। तो पहला नियम था कि विसर्ग वर्ण के बाद या किसी भी स्वर वर्ण के बाद अगर विसर्ग आता है और किसी भी वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है दोस्तों। तो पहले और दूसरे वर्ण की बात करें स्पर्श व्यंजनों में, अपन लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25, जिसमें से पहला वर्ग है क वर्ग, और क वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है क या फिर ख वर्ण। इसी प्रकार च वर्ग का होता है च और छ वर्ण। उसके बाद बात करें उसी प्रकार ट वर्ग का ट और ठ वर्ण, उसी प्रकार त का त और थ, और प और फ। यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो उस स्थिति में या विसर्ग के बाद जो विकार उत्पन्न होगा वह होगा, आपको याद रखना है पहले जो अपने श और स का क्रम। ये याद करने का एक तरीका है दोस्तों, जो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार आप बिंब बना के ही इनको याद करें, ठीक है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अपन छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अपन छोड़ देंगे। उसके बाद जो स का क्रम था वो सेकंड से पर स्टार्ट करेंगे और अंत तक लेके जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, श और स। यदि विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ त थ और प फ वर्ण आता है तो इनके स्थान पे क्या आदेश होगा, उस आदेश की अपन बात कर रहे हैं। और इसको याद करने का जो तरीका है वो यही रहने वाला है कि पहला और लास्ट वाला छोड़ना है और स का क्रम इसी प्रकार लिख देना है। तो इस सूत्र से क्या अपने को जाने हैं कि विसर्ग के बाद यदि च या छ वर्ण आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, वो होगा स वर्ण, ठीक है। और ट ठ आता है तो उसके स्थान पे होगा स वर्ण, और त थ आता है तो उसके स्थान पे होगा स वर्ण, ठीक है दोस्तों। अब बात करें जो फर्स्ट वाला है क और ख के स्थान पे क्या होगा और प और फ के स्थान पे क्या होगा। तो उस स्थिति में जो स है यह है मूर्धन्य स। कौन सा स है, मूर्धन्य स। अब मूर्धन्य स कहता है कि क्रम में
जब वर्णमालाओं का क्रम है उस क्रम में मैं मध्य में आता हूं और हर बार आप दोनों से मिलकर मुझे मध्य में रखते हो, तो इस स्थिति में मैं आप दोनों को मध्य में रखना चाहूंगा। इसलिए स क्या करता है, पहले भी स वर्ण आ जाता है मूर्धन्य से और लास्ट में भी स वर्ण आ जाता है। इस प्रकार अपन इनको याद रख सकते हैं। तो अपना नियम जो पहला बना था वो नियम बना कि यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है तो उसके विसर्ग के स्थान पे जो होगा वो इस प्रकार होगा। ये अपना प्रथम नियम था और अपन इसको पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मेरा दूसरी बार बताने का प्रयोजन यही था कि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। उसके बाद बात करें थे अपन इसमें विशेष नियम की, या नोट डाल के अपन इसको याद रख सकते हैं कि जब बात आई कि ये स कहता है कि मुझे आगे भी रहना है और पीछे भी रहना है, उस स्थिति में स्वर वर्णों की बात करें तो यहाँ से स्वर वर्ण जो अपना जिसे लाडला स्वर कह सकते हैं या उदासीन स्वर जिसे कहा जाता है वो है अ। तो इस स्थिति में अ कहता है कि मुझे भी कुछ विशेष स्थितियाँ चाहिए या विशेष अधिकार चाहिए। तो अ क्या करता है, अ या आ वर्ण के बाद विसर्ग वर्ण हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कौन कौन सा, ये कहता है कि मैं इन फर्स्ट और लास्ट दोनों को लेके जाऊंगा अपने साथ। यदि क और ख या फिर प या फिर फ वर्ण होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि विसर्ग का कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा, त्यों ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस नियम की चर्चा अपन ने पिछली वाली कक्षा में कर चुके थे, इनको उदाहरणों के द्वारा भी अपन समझ चुके थे। उसके बाद क्या होता है कि इसी में अपवाद होते हैं कुछ, उनको भी आप ध्यान रखें कि यदि अ या आ के बाद कोई भी क्या हो, विसर्ग वर्ण हो, विसर्ग हो और उसके बाद पति, कुछ शब्द आपको याद रखने, पति, पद, पर शब्द, कार और कृति। क्या, पति, पद, पर, कार और कृति। इस स्थिति में यदि किसी भी अ या आ के बाद क्या आता है, पति, पद, पर, कार ये शब्द आते हैं तो उस स्थिति में क्या होने वाला था, या तो स होना चाहिए या फिर इसके आधार पर क्या है, जो का त्यों रहना चाहिए, विसर्ग के स्थान पे कोई सा भी वर्ण नहीं आना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में जब ये पांचों पद आए, ये 5 पद आपको याद रखने हैं। किस प्रकार याद रखने हैं, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं जिस क्रम में मैंने लिखा है। किस क्रम में, पति, पद, पर, कार, कृति, इन 5 को याद रखेंगे तो उसके बाद जो विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा वो होगा दंतव्य स। इन तीनों नियमों को आप ध्यान से याद रखें और यही इनका एक तरीका था। यह था अपना नियम नंबर 1, इसको आप अच्छे से याद रखें। इसके बारे में जो भी उदाहरण थे अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो उस कक्षा को आप विस्तृत पूरा देखिएगा, आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि या तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं दूसरा नियम आपको समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसके बाद था अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम में वही था कि यदि जब प्रथम और द्वितीय वर्ण किसका, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होता है तो उसके बाद कौन कौन से सा आते हैं, मूर्धन्य सकार आता है, दंतव्य सकार आता है और एक तालव्य सकार आता है। तो अब यदि यही वर्ण आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो नियम नंबर 2 था अपना, नियम नंबर 2 था कि किसी भी स्वर वर्ण के बाद हमेशा विसर्ग क्या होगा, स्वर वर्ण के बाद ही होगा, क्योंकि इसको अयोगवाहक कह सकते हैं और अयोगवाहक का जो वो जो साथ आते हैं वो हमेशा स्वर वर्णों के साथ आते हैं। इसके बाद स या फिर स वर्ण हो तो क्या आदेश होगा, उस स्थिति में विसर्ग के बाद या विसर्ग के स्थान पर जो होगा, यदि स होगा तो स के स्थान पे हो जाएगा यही स और स के स्थान पे यही स और दंतव्य सकार के स्थान पे दंतव्य स। ये था अपना नियम नंबर 2 और इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। कि नियम नंबर 3 क्या कहता है, विसर्ग संधि का। वही बात, यदि कोई भी स्वर हो, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, यदि कोई भी स्वर वर्ण हो, क्या हो, कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद क्या हो, विसर्ग वर्ण हो और उसके बाद क्या हो। लेकिन जब ये नियम नंबर 3 बनाया जा रहा था तो उस समय सोचा गया कि क्या नाम है, पहले नियम में क्या कहता है, अ अपने मूल अधिकार या कुछ अधिकार मांगता है, तो उस स्थिति में क्या करा, अ और आ वर्ण को यहाँ से भिन्न कर दिया गया। तो कौन से स्वर, अ या अ के अलावा, आपको याद रखना है, अ या आ के अलावा
कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद विसर्ग वर्ण आता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहले और दूसरे वर्ण की बात अपन कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा वर्ण हो किसी वर्ग का, या फिर चौथा वर्ण हो, या फिर पांचवा वर्ण हो, या फिर हो यह वर्ण र ल व स और स वर्ण की अपन बात कर चुके हैं, तो बचा वो हो उसमें से वो बचा है वर्ण। ठीक है, या तो यह वर्ण हो, र हो, या ल हो, या व हो, या फिर ह हो, या फिर इसके बाद हो कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण। क्योंकि विसर्ग संधि की परिभाषा में अपन ने बात करी थी, वो थी कि विसर्ग के बाद या तो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन वर्ण सभी को अपन साथ लेके चलेंगे। तो व्यंजन वर्णों में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ चुका है। ठीक है दोस्तों, स और स तीनों स आ चुके हैं, जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और जो तीसरा स वो था दंतव्य स। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व और ह वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर वर्ण हो। तो उसके बाद क्या होगा, इस जो ये है अपना क्या नाम है विसर्ग वर्ण है, इस विसर्ग वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाएगा, वो जाएगा र वर्ण। इसीलिए इस नियम को दिया जाता है नाम ऋत्व नियम। ये संस्कृत के आधार पर है, लेकिन हिंदी में इसका कोई भेद नहीं है या कोई नाम नहीं है, अपन इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे तो ये और अपने को अच्छे से समझ में आएगा। लेते हैं इसका कोई अन्य उदाहरण। नी धन गम। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, या क्या है ई वर्ण, अ या आ स्वर वर्ण के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद क्या हो विसर्ग हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा वो डिपेंड करेगा आगे वाले वर्ण पर। अब आगे वाला वर्ण कौन सा है, ये है तृतीय वर्ण। कौन से वर्ग का, क वर्ग का तृतीय वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या होगा कि जब तीसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा, वो होगा र वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसके विसर्ग के स्थान पे कर देंगे अपन र, और जब संयुक्त करके लिखेंगे तो क्या आएगा, नी ऐसे के ऐसे, आधा र होगा किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, और गम ऐसे के ऐसे अपन ने लिख दिया, संयुक्त करके लिखा तो हो गया निर्गम। इस प्रकार निर्गम में कौन सी संधि हुई दोस्तों, निर्गम में होगी विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद अपन आगे और इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है दू धन गम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वही वाली स्थिति जैसे सूत्र में जो है अपने अ या आ वर्ण के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद क्या हो विसर्ग वर्ण हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ है उ के बाद है विसर्ग और उसके बाद क्या है ग, जो क्या है क वर्ग का तृतीय वर्ण। इसलिए जो ये है विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश आ जाएगा, वो होगा र वर्ण, और इसका जब संयुक्त करके लिखेंगे तो हो जाएगा दुर्गम। और दुर्गम में कौन सी संधि हुई दोस्तों, दुर्गम में हुई विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूँ जो ये सूत्र है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें कुछ एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नया नियम। धनु, माफ कीजिए, अन्य उदाहरण, धनु धन ज्ञान। वही उ वर्ण के बाद स्वर वर्ण है, उसके बाद है कोई विसर्ग वर्ण। ठीक है, अगर किसी भी अ या आ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण है उसके बाद विसर्ग है और आगे वाले में ज्ञा का जो इसको विच्छेद करके लिखते हैं तो ग पहले आता है और वही का वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया। इनमें से कोई सा भी वर्ण हो सकता है दोस्तों, वही तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा रादेश हो जाएगा। क्या होगा, ध नूर ज्ञान, मतलब जिसको किसका हो, धनुर्विद्या का ज्ञान हो, वो क्या है धनुर ज्ञान। एक और उदाहरण लेते हैं, आयु धन वेद। अब देखिए वह वर्ण है, इसीलिए क्या होगा विसर्ग के स्थान पर र होगा और संयुक्त करके लिखा तो आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो नियम नंबर 3 है ये भी समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नियम नंबर 3 में अपन ने क्या छोड़ा कि अ या आ वर्ण के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद विसर्ग हो। तो अपन बात करेंगे नियम नंबर 4 में जो अ या आ वर्ण बच गया है उसकी अपन बात करते हैं और उसके बाद क्या जो स्थिति होगी उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब नियम नंबर जो 4 होगा अपना यही होगा, नियम नंबर 4। यदि नियम नंबर 4 की मैं बात करूं तो वही होगा अ या आ वर्ण के बाद क्या, अ या आ स्वर वर्ण के बाद क्या हो, विसर्ग हो और उसके बाद वही किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर हो य, र, ल, व और ह वर्ण, लेकिन यहाँ स्वर वर्ण नहीं होंगे। जब ए ने कहा कि मैं अलग ही रहना चाहूँगा इस सूत्र में भी या इस नियम में भी, तो वहाँ पे भी उसको कौन सा वर्ण दिया गया, मात्र सभी स्वरों में से एक ही स्वर वर्ण दिया गया, वो था अ वर्ण। तो इस स्थिति में स्वर जो ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे जो आदेश होगा, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पे आदेश होगा, वो होगा ओ वर्ण। ठीक है, अब इसको अपन उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, अध धन गामी। अब वही बात, अ वर्ण है, अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद क वर्ग का तृतीय वर्ण है, इसलिए इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और संयुक्त करके लिखा तो अधो गम, ये गामी, अधो गामी। इस प्रकार अधोगामी में कौन सा जो संधि हुई दोस्तों, वो ही अधोगामी में विसर्ग संधि। किस नियम से, नियम नंबर 4 से। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण अपन ले सकते हैं, यस धन वही गाथा, और जब तृतीय वर्ण हो गया है और इधर विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, ओ होगा, और जब यस में बात करें तो हो जाएगा संयुक्त करके लिखा तो यशो गाथा। इस प्रकार यशो गाथा में भी कौन सी संधि हुई, वो ही विसर्ग संधि। इसके बाद बात करते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, मन धन हारी। ठीक है दोस्तों, मनारे की बात करें वही अ वर्ण है, अ के बाद विसर्ग वर्ण है और बाद में है ह वर्ण, ह वर्ण है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे आदेश होगा ओ वर्ण और क्या हो जाएगा, मनोहारी। इस प्रकार मनोहारी में भी कौन सी संधि हुई दोस्तों, वो है विसर्ग संधि। उसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 4 की। बात करते हैं नियम नंबर 5 की। देखिए नियम नंबर 4 में देखा अ या आ स्वर वर्ण के बाद क्या हो, विसर्ग हो और उसके बाद तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो किसी भी वर्ग का, और हो य, र, ल, व, ह वर्ण। और जो स्वर वर्णों की बात करें तो स्वर वर्णों में देखा अपन ने कि सिर्फ अ ही वर्ण होगा। क्या होगा इस स्थिति में, इस सूत्र में अ ही होगा। अब बात करें साहब अ या आ वर्ण के बाद अगर अ से भिन्न कोई स्वर हो तो यही नियम नंबर होगा अपना 5। नियम नंबर 5 रहेगा अपना, वो होगा वही अ या आ स्वर वर्ण के बाद, अ या आ स्वर वर्ण के बाद अ से भिन्न स्वर हो। अ स्वर तक की आप कीजिए, अ वर्ण की अपन बात कर चुके थे, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और साथ में य, र, ल और ह वर्ण की अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा हो अ से भिन्न स्वर, अ से भिन्न स्वर वर्ण हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उसकी अपन बात कर रहे थे। यदि इसकी बात करें, हाँ, तो इसमें क्या होगा, इस जो विसर्ग है, विसर्ग का सिर्फ लोप हो जाएगा। क्या होगा, सिर्फ विसर्ग का लोप हो जाएगा। यह है अपना नियम नंबर 5। एक बार ध्यान से देखिए, यदि अ या आ स्वर वर्ण के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण य, र, ल, ह और व और ह वर्ण की अपन बात कर चुके थे, और स्वर वर्णों की बात करें तो अ स्वर वर्ण की बात कर रहे थे, उस स्थिति में क्या आदेश हो रहा था, ओ आदेश हो रहा था, किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पर। यही इसमें विकार उत्पन्न हो रहा था विसर्ग के स्थान पे। और जब ऐसे भी अगर कोई स्वर वर्ण आ गया तो उस स्थिति में क्या हो भाई, उसके बाद होगा जो विसर्ग होगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करें अथ धन एव, अ वर्ण है, अ के बाद है
विसर्ग वर्ण, विसर्ग है। ठीक है, अवर्ण के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद बात करें उत्तर पद का जो पूर्व वर्ण है या प्रथम वर्ण है वो है ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर, अवर्ण से भिन्न स्वर। इसके अलावा और कोई सा दूसरा स्वर वर्ण होगा तो उस स्थिति में जो होगा विकार होगा वो होगा कि इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका लोप करके लिखेंगे तो हो गया अथ एव। इस प्रकार अथ एव में कौन सी संधि हुई दोस्तों, विसर्ग संधि। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जो है एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वो है यस धन, माफ कीजिए विसर्ग, विसर्ग के बाद धन उत्तम। वही वाली बात, अवर्ण हो या आवर्ण हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद ऐसे भिन्न कोई भी स्वर हो तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप करके लिखा यस उत्तम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार ये विसर्ग संधि थी, और विसर्ग संधि के 5 मुख्य नियम थे जो अपन पढ़ चुके हैं। और इस 5 नियमों के अलावा एक और स्थिति बनती है, वो स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हर एक एग्जाम में उस स्थिति में से या उस नियम में से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है, तो उस स्थिति को आप अच्छे से समझें। इसको विशेष नियम के आधार पर या विशेष नियम लिख के इसको नोट करें आप। ये होगा विसर्ग संधि का विशेष नियम, विशेष नियम। विशेष नियम की यदि मैं बात करूं तो वही होगा कि ई या ऊ वर्ण के बाद, ध्यान से देखिए दोस्तों, ई या ऊ स्वर वर्ण के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद हो, उसके बाद जो वर्ण हो वो हो ऊ या फिर ई वर्ण, माफ कीजिए रवर्ण, सिर्फ और सिर्फ रवर्ण हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, और ई और ऊ वर्ण का क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण। क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा किसका, ई और ऊ वर्ण का। और जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। परंतु क्या होना चाहिए, स्थिति यही होनी चाहिए कि जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण हो ई या ऊ, और उसके साथ कौन क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद हो मात्र सिर्फ और रवर्ण। और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में जो है विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ई और ऊ वर्ण का क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। उदाहरण के आधार पर अपन को समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हुआ नी विसर्ग धन रस। ठीक है दोस्तों, नी विसर्ग, ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, और रवर्ण हो उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा लोप, और जो ई है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दीर्घीकरण बड़ी ई, और इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो नी में बड़ी नी रस। इस प्रकार नीरस में कौन सी संधि हुई, नीरस में हुई विसर्ग संधि। और ये शुद्ध वर्तनी में भी कई बार पूछ लिया गया है। शुद्ध अशुद्धिकरण का जो अपने प्रश्न बन के आता है, हर एक एग्जाम में आता है, उसमें कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और अन्य उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं अपन। धी धन रज, वही वाली बात, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ वर्ण है, स्वर वर्ण है साहब, ई वर्ण है, उसके बाद क्या है, र वर्ण है, तो इसका तो हो जाएगा लोप, और इसका हो जाएगा दीर्घीकरण। तो क्या हो जाएगा, ध में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, धी रज। उस प्रकार धीरज में कौन सी संधि हुई दोस्तों, धीरज में हुई विसर्ग संधि। और जो यह था अपना विशेष नियम, माफ कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आप या तो नोट डाउन करते चले, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है दोस्तों, धी विसर्ग धन रज। उम्मीद करता हूं जो आज की कक्षा में अपन ने पढ़ा है वह आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ अपनी जो ये है विसर्ग संधि भी पूर्ण होती है। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे पूरी संधि से संबंधित, वो अपन अगली वाली कक्षा में लेंगे। तो दीजिए इजाज़त आने वाली कक्षा तक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।